एक बार एक राजा होता है। उसके जीवन में सब सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो-आराम में चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी काफी प्रसन्न थी और जिस पर राज्य में प्रजा सुखी रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी काफी अच्छी रहती है। इस प्रकार देखें तो राज्य हर क्षेत्र में अच्छे से चल रहा था। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और यही गम राजा को अंदर ही अंदर काफी सताता रहता था। अब बेचारी प्रजा को भी इस बात से काफी दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हो जाती है और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अब पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया जाता है। नागरिकों को राजमहल में दावत दी जाती है। राजा की इस खुशी में प्रजा भी काफी झूम उठती है। अब समय बीतता जाता है और उस राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा जाता है। पूजा पाठ और इतने इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन आपको पता है, अति हर चीज की बुरी होती है। अधिक लाड़ प्यार ने नंदन को काफी बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, लेकिन बड़े होने पर यही बातें बदतमीजी लगने लगती है। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगता था। वो खुद को भगवान के समान समझता, पूजा पूजा करे प्रजा, ऐसा वो चाहता था। आयु तो बहुत कम थी उसकी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। अब नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर बेचारे का लज्जा से झुका रहता था, क्योंकि अभी तक तो राजा प्रजा की नजरों में भगवान के समान था। कोई गलती नहीं की थी राजा ने, लेकिन उसका बेटा। खैर, ये एक दिन गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों और मंत्रियों को एक सभा बुलवाई और उनमें से कहा कि यह एक घटना है, अब कैसे भी करके राजकुमार को अच्छे रास्ते पर लेकर आना है। इससे बेचारा जो राजा था वो काफी दुखी था, क्योंकि जो राजकुमार था उस इस राज्य का भविष्य है। अगर उसका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखिए, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन और सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है, इसलिए आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकल जाएं। ये बात राजा को पसंद आ जाती है और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेजने का निश्चय कर लेता है और उसको लेकर वो आश्रम में पहुंच जाता है। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस होती है और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल में वापस लौट आते हैं। अब अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले अपने खास चेलों के द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने के लिए कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने तो साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा तो मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा ही नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन तो मिल ही जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी समझ चुके थे। एक दिन राधा गुप्त जी नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने के लिए कहते हैं। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते पर बहुत सी बातें की। गुरुजी ने फिर नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच जाते हैं, जहाँ सुंदर सुंदर फूल लगे थे, जिसमें बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल लाने के लिए कहा।
नंदन झट से सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाता है और अपने गुरु के सामने रख देता है। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने को कहा। नंदन वो भी तोड़ कर ले आता है। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब के पौधे को सूंघने के लिए कहा और कहा कि बताओ कैसा है। तो नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की काफी अच्छी तारीफ की। फिर गुरुजी ने कहा कि नीम के पत्ते चख कर बताओ कि कैसे हैं। तो जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए तो उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने बहुत निंदा की कि ये कैसे पत्ते हैं, बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन फिर भी इधर उधर पानी ढूंढा और पीने लगा। नंदन की ये दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उससे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो और उनसे प्रशंसा की उम्मीद रखोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें जो गुण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उनका सही से इस्तेमाल करो और प्रजा की जितनी हो सके उतनी भलाई का काम करो, ताकि प्रजा तुम्हें अपना राजा माने। और जिस तरीके से तुमने गुलाब की प्रशंसा की है, प्रजा भी तुम्हारी एक गुलाब की तरफ प्रशंसा करे। अब राजकुमार को सब कुछ समझ में आ चुका था। अब वो गुरुजी से आज्ञा लेता है और अपने राज्य में वापस लौटकर एक अच्छा राजा बनता है। फिर राजा यहाँ पर आता है, जो इसका पिताजी था वो यहाँ पर आता है और गुरुजी का काफ़ी धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए, एक गुलाब की तरह बनना चाहिए, ताकि हमारे व्यक्तित्व का जो भी देखे हमारे व्यक्तित्व को हमारी प्रशंसा ही करें। तो दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं वापस सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।